मॉर्निंग स्टूडेंट। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हम कितना अध्ययन कर चुके हैं और पिछले टॉपिक में हमने किस चीज़ का अध्ययन किया था। तो पिछले टॉपिक में हमने रेखीय अभिक्रम का अध्ययन किया था। वो किसका टाइप्स था? वो था अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार थे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि तीन अपन के सिलेबस में है जिनका अपन अध्ययन करेंगे। तो रेखीय अभिक्रम की अपनी सीमाएं, विशेषताएं, सारी चीज समझ ली थी। उसी के बाद जो अपन का है ब्रांचिंग प्रोग्राम यानी शाखीय अभिक्रम। तो हम इसका अध्ययन करेंगे जो शाखीय अभिक्रम, क्योंकि जो रेखीय था उसमें छोटे छोटे पद थे। अपन ने फ्रेम के माध्यम से जो अभिक्रम अनुदेशन अपन समझ रहे हैं वो छोटे छोटे पदों में अध्ययन था। तो उसमें रेखीय था, तो रेखीय में छोटे पद थे, उसमें से प्रश्न थे। फ्रेम बाय फ्रेम उसमें वो था कि 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप बच्चा आगे बढ़ता था। उसी प्रकार से शाखीय प्रोग्राम है जो अपन पढ़ रहे हैं शाखीय अभिक्रम, तो ये प्रोग्राम है ये उसी के तरीके से है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि उसके अंदर छोटे पद थे और इसके अंदर छोटे पद ना होकर बड़े बड़े पद है यानी पैराग्राफ टाइप से। और उसके अंदर प्रश्न थे, कैसे थे? रिक्त स्थान वाले इस टाइप के थे। और जो ये शाखीय जो अभिक्रम है इसके अंदर क्या है, इसमें पद बड़े बड़े हैं, पैराग्राफ टाइप से हैं, जैसे पुस्तक में पाठ होते हैं उस तरीके से। तो उस तरीके से होके फिर इसके अंदर क्या चीज है, उसमें से फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकले हुए हैं और उसी में से निकले हैं। इसमें छात्रों को पूरा पढ़ना पड़ता है, उसमें से प्रश्न को वो करना होता है, तो वो होता है शाखीय अभिक्रम। अब अपन देख लेते हैं शाखीय अभिक्रम के बारे में। पहले अपन देखते हैं कि इसको किसने दिया, किसने इसका विकास किया, ये सारी चीजों को हम समझ लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो शाखीय अभिक्रम है ये भी 1954 में, सन इसकी 1954 है और किसने दिया था? इसका श्रेय जाता है नॉर्मन ए क्राउडर। किसने दिया था? नॉर्मन ए क्राउडर ने। तो जो शाखीय अभिक्रम बनाया जो नॉर्मन ए क्राउडर ने बनाया, तो इनका श्रेय इसी को जाता है। तो उन्होंने अपने नाम पर इसे क्या कहा था? क्राउडेरियन अभिक्रम भी कहा था। क्या कहा था? क्राउडेरियन अभिक्रम यानी क्राउडेरियन अभिक्रम, यानी इस पद्धति का नाम इन्होंने ये भी दिया था कि क्राउडेरियन अभिक्रम, इसका नाम ये भी है। आप समझते किसने किया? शाखीय अभिक्रम 1954 में श्रेय नॉर्मन ए क्राउडर ने। और क्या नाम दिया था इन्हें? क्राउडेरियन अभिक्रम और शाखीय अभिक्रम। तो इन्होंने ये क्यों कहा और क्यों दिया? तो जो ये मनोवैज्ञानिक के पद पे कार्य थे, तो जो क्राउडर थे जो बन के जहाज वगैरह चलते पानी के, उसके अंदर क्राउडर इसमें मनोवैज्ञानिक के पद भी थे। तो उन्होंने इसमें देखा था कि उनमें अध्ययन के कैसे किस माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए। तो उन्होंने फिर ये अभिक्रम दिया था कि उनको एक पैराग्राफ के माध्यम से छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से उनको समझाया जाए। और इसको जो अभिक्रम था तो जो विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप ढला हुआ अभिक्रम है। इसमें किसी भी उपकरण यानी बाहरी जो उपकरण होते हैं जैसे कंप्यूटर वगैरह की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक चीज तो हो गई कि इसके माध्यम क्या होता है? पैराग्राफ होते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, मतलब जो प्रश्न जो इसमें दिए होते हैं वस्तुनिष्ठ, तो इसमें से निकाले जाते हैं। तो जो पैराग्राफ है इसमें से ही 5 प्रश्न या 4 प्रश्न, 4 या 5 प्रश्न निकाल लिए जाते हैं और इसी में से उनमें से छांटना होता है। अगर मान लीजिए पहले प्रश्न करते हुए बीच में से देना चाहे तो वो उसमें दे सकता है, जरूरी नहीं है वो सीरीज सी चले, तो इसमें दे सकता है क्योंकि पैराग्राफ सामने है। तो जरूरी नहीं है प्रश्न कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा, तो बच्चों की आवश्यकता अनुसार है। इसमें जरूरी नहीं कंप्यूटर की भी आवश्यकता इसमें नहीं होती है, चाहे तो यूज में ले सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इनका समझ में आ गया कि शाखीय अभिक्रम है और इसमें पैराग्राफ के माध्यम से है और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से, और इसमें छात्रों की कठिनाइयां, कमजोरी और त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पद दिए जाते हैं। क्या? छात्रों की कठिनाई वगैरह इन सारी चीजों को देखकर ही इसमें पद दिए जाते हैं कि छात्रों के किस प्रकार से इसमें सुविधा हो सकती है। क्योंकि इसमें जो पदों का आकार है वो थोड़ा क्या है? बड़ा है, पैराग्राफ टाइप से और बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न है। तो इनके उत्तर सही पूछे जाते हैं और चुनने जो सही उत्तर होते हैं तो छात्र अगले पद पर जा सकता है। इसमें अनुक्रिया मतलब गलत सही ग्रह, इसमें 2 प्रकार की बात ही गई है, तो वो अनुक्रिया के माध्यम से बालक इसमें
कर सकता है। तो अपन ने ये चीज देख ली, इसमें साथी अभिक्रम ने समझ लिया, क्रमिक चौकड़ किसे दिया, क्राउडर ने, इसको अभिक्रम भी कहते हैं। और ये इसमें पैराग्राफ के माध्यम से होता है और इसमें बहुवस्तुनिष्ठ या बहुविकल्प वाले प्रश्न होते हैं। तो समझ गए, 4-5 हो सकते हैं, बच्चा इस सीरीज से चलता जाता है और उसमें करता जाता है। तो ये सारी चीज समझ लिया। अब हम उसमें देखते हैं इसमें ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी होती है, कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसमें ध्यान देने योग्य है। तो इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो साथी अभिक्रम में ध्यान देने वो है, पहली है विषय वस्तु से अंश को एक पद में प्रस्तुत करना, यानी पूरा जो मतलब विषय वस्तु है उसमें से एक अंश है, टॉपिक जो मोस्ट टॉपिक है उसमें से उस पैराग्राफ के माध्यम से उसको निकालना, एक अंश निकालना उसमें से। तो ये हो गया एक पद में प्रस्तुत करना, मतलब जो भी है उसको, मतलब जैसे बहुत बड़ी कविता है तो वो शॉर्ट बुक में अपन लिख ली, अपन ने जैसे 1 पेज में लिख ली, 2 पेज में लिख ली, मतलब बहुत जैसे 5 पेज की है तो उसको 1 पेज में करना, 1.5 पेज में करना, इस टाइप से एक अंश निकालना, उसमें मोस्ट चीजें निकालनी है। तो ये विषय वस्तु से अंश को एक पद में प्रस्तुत करना, इसमें ये होता है जो साथी अभिक्रम है इसके अंदर। साथी अभिक्रम इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुविकल्प होते हैं, तो उनमें निकली होती है तो वो शाखा इसलिए साथी कहा जाता है। दूसरा है विषय वस्तु पर आधारित बहुविकल्प प्रश्न देना, जो पैराग्राफ है उसमें से बहुविकल्प मतलब ऐसे वाले देना जिससे बच्चा उसमें से छांट सके कि ये सही है या गलत है, सही गलत का पता लगा दे। और इसी प्रकार तीसरा है चुने हुए उत्तरों में से छात्र द्वारा एक उत्तर को चुनना, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो उसको मालूम है कि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा, अगर 2 भी होगा तो उसमें भी तीसरे में दिया होगा कि ए और बी दोनों है, तो ऐसे ऑप्शन तो एक ही चुना जाता है कि हाँ ये सही है या गलत है, तो एक उत्तर को चुनेगा बालक और उसको लिखेगा। फिर जो निर्देश का अनुसरण करना है, मतलब निर्देश दिया हुआ है कि इसमें चुने हुए जो छात्र द्वारा चुने हुए उत्तर है उनको निर्देश के अनुसार उसका अनुसरण करें, कि सारे जो चारों होते हैं तो अब वो अपने सही गलत का पता लगाता है। तो कैसे पता लगाता है, उस अभियुक्त ए व से दे जब पता है कि सही है या गलत है, क्योंकि इसमें जो रेखीय था उसको पुनर्वलन मिलता था, इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चा खुद ही देख रहा है खुद कर रहा है, लेकिन पुनर्वलन उत्तर की व्याख्यान दी हुई होती है तो बच्चा अपनी गलतियों को भी समझ सकता है इसमें। तो जो इसी प्रकार से पद या फ्रेम है तो उसमें यही होता है कि निर्देश का अनुसरण करेगा, उसके बाद वो पद को पढ़ेगा, फिर उसमें देखेगा, फिर धीरे धीरे जाएगा, तो एक पद पढ़ लिया तो दूसरे पे, दूसरे से फिर तीसरे में, और फिर लास्ट में वो सारे फ्रेम को पूरा कंप्लीट करने पर उत्तर सही होने पर उसको क्लियर उसका ये हो जाता है। इसी प्रकार से हम इसकी अपन देखते हैं कि जो त्रुटि प्रश्न और जो प्रश्न होते हैं इसके अंदर, तो इसमें जो इसका अधिगम जो साथी अभिक्रम है इसका डायग्राम कैसा है, तो जैसे कि इसमें है, अब बहुविकल्प प्रश्न को मालूम है क्या होगा, गोले 2 बना दिए, इसमें ए लिख दिया, इसमें आ लिख दिया, इधर ई लिख दिया, इधर ई लिख दिया। अब इसमें जो बोला है क्या हो गया स्टेप ए, तो ये क्या हो गया अधिगम का पथ, जो अधिगम मार्ग है इसका वो अधिगम मार्ग हो गया, ये अधिगम मार्ग कि बच्चा कैसे सीख रहा है कैसे चल रहा है, तो ये अधिगम मार्ग हो गया, इसके माध्यम से वो जाएगा। जैसे पैराग्राफ पढ़ लिया उसमें प्रश्न देगा तो ये हो गया, तो एक ऐसे बन गया उसका। अब ये दूसरा है, इसको आप गोले के बजाय चौकोर में भी दे सकते हो ऐसे, क्योंकि ये जो इनमें ऑप्शन है बच्चा इसका आंसर देगा कि गलत है या सही है, तो वो इसमें बीच में लिख देगा। तो इसी प्रकार से जो डायग्राम चलता जाएगा और आगे ये 4 में 5 में उसमें ये बढ़ जाएगा। ये इसका डायग्राम आपने देखिएगा बनाया था, तो इसका कैसे बनेगा उसका, तो वो जो प्रोसेस है वो इसमें यही है कि इस माध्यम से चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो इसमें आप लिख सकते हो, इसमें भी ये यार चारों ऑप्शन में वही अपन के ऑप्शन वाले अपन करते हैं ना, बस इस तरह से चलता है। तो इस प्रकार से इसको 5 उसमें बांट दोगे तो 2 3 4 प्रारूप नहीं होगा इसका, ऐसे बन जाएंगे ये, ठीक है। अब इसी प्रकार से बनने पे इसको 5 उसमें बनाना है कि डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बनाना है और ऐसे बन जाएगा। अब ये अधिगम मार्ग हो गया। अब इसमें ये मार्ग हो गया तो इसमें और क्या है, इसमें और प्रश्न भी होते हैं कि बच्चा कैसे पता लगाएगा कि क्या चीज है, तो इसमें अपन कर देंगे। जैसे चौकोर है तो ये क्या है, ये इसका कौन सा प्रश्न हो गया, यानी कौन से उत्तर का होगा कौन सा नहीं होगा, तो इसको अपन क्या कहेंगे गृह प्रश्न, गृह प्रश्न। और जो गोला हो गया वो क्या हो गया त्रुटि, त्रुटि प्रश्न। तो इस प्रकार से ये बन गया अपना डायग्राम बन गया, इसमें गृह प्रश्न और त्रुटि प्रश्न का इसमें हो गया। तो इसी प्रकार से बालक ऑप्शन बाई ऑप्शन समझ जाता है, फ्रेम बाई फ्रेम चलता जाता है, तो इससे उसको पता भी लग जाएगा कि क्या सही क्या नहीं क्या, तो ये सारी ध्यान दें। और लास्ट में बच्चा अपने फ्रेम पे पहुंच के इस क्रिया को समाप्त करता है, मतलब फ्रेम में पढ़ के अपने वस्तु प्रकार से इसे डायग्राम बना के और वो धीरे धीरे चलता जाता है स्टेप बाई स्टेप। तो इस बन गया ये अपन का ये हो गया। अब अपन देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है,
कि इसमें विशेषताएं क्या है, ये क्या किस लिए उपयोगी है, क्यों नहीं है, तो अपन इसकी विशेषताएं लिखते हैं। साखी अभिक्रम की विशेषताएं। क्योंकि अपन पूरे टॉपिक क्लियर कर रहे हैं तो हम विशेषताएं वगैरह सब एक टॉपिक में ही क्लियर कर लेते हैं। फ्रेम मैंने बता दिया आपको कैसे बनता है, इसका कैसे नहीं बनता है। अब इसकी विशेषता ये है, पहली तो है इसमें बहुविकल्प वाले प्रश्न होते हैं। प्रश्न यानी बच्चा इनमें से उत्तर को अपने अनुसार छांट सकता है और वो लिख सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाते हैं। किसमें? सांख्यिकीय अभिक्रम में। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता ये जो बच्चे को जिस काम में आसानी हो, उसको सुविधा हो जाए और वो आराम से कर ले। और इस अभिक्रम में क्या है, भाषा शैली विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। तो भाषा शैली कैसे होती है? रोचक व सुपाठ्य, यानी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? अपन कहते हैं भाषा शैली बच्चों के अनुरूप हो, सरल हो। तो इसमें भाषा अच्छी होनी चाहिए, विषय वस्तु प्रस्तुत कर सके जिससे कि बच्चा आराम से पढ़ सके। तो इसलिए भाषा शैली रोचक व सुपाठ्य होनी चाहिए। तो इसकी विशेषता है भाषा शैली का अच्छी का प्रयोग किया जाता है, यानी अच्छी भाषा शैली। ठीक है, अब ये हो गया इसमें कि भाषा शैली का अच्छी रोचक सुपाठ्य होनी चाहिए जिससे कि बच्चा विषय वस्तु को पढ़ने में रुचि ले सके। इसी प्रकार से है जो अनुक्रिया है इसमें, तो सक्रिय अनुक्रिया को इसमें इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि रेखीय शैली है। मतलब इस विशेषता ये रेखीय में जितना अनुक्रिया को महत्व दिया गया है तो इसमें नहीं दिया जाता है। और क्या होता है, छात्रों को अपनी व्यक्तिगतता के अनुसार अध्ययन का अवसर दिया जाता है, यानी स्वगति का इसमें भी है, स्वगति के अनुसार अध्ययन। क्योंकि इसमें पढ़ाई है और इसमें अध्ययन में बच्चा अपनी गति के अनुसार पढ़ सकता है, स्वगति से पढ़ेगा। उसको मतलब किसी की उसकी जरूरत नहीं है कि उसको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है ना, तो इसलिए। और इसमें कमजोर बालक के लिए क्या होता है, इसमें क्या करते हैं अपन, कमजोर बालक के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होती है। उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था, तो इसकी ये भी विशेषता है कि इसमें ये होती है ना, स्वगति भाषा अध्ययन कर सकता है बालक। इसमें उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था है इसमें कि बच्चे की कमजोर बच्चे हैं जिनको किस प्रकार से अध्ययन हो, किस प्रकार से ना हो। और इसमें क्या होता है, उच्च, ये एक चीज और है कि जो हमने रेखीय पढ़ा था वो निम्न स्तर के बच्चों के लिए था और जो सांख्यिकीय वो है उच्च स्तर के बालकों के लिए। ये ध्यान रखना, दोनों में इतना अंतर है कि इनमें वो निम्न स्तर के लिए और ये उच्च स्तर के लिए। और इसमें उच्च शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, ठीक है, क्योंकि इसमें उच्च शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति होती है सांख्यिकीय अभिक्रम में। अब इसमें है जो त्रुटि की गुंजाइश रहती है, तो इसमें कितनी रहती है, जो अपन ने पहले पढ़ा था तो रेखीय में त्रुटि की मतलब जो थी वो कितना था, 5%। और जो सांख्यिकीय है इसमें गलती की संभावना कितनी रहती है, 20%। तो दोनों में ये अंतर है कि रेखीय में 5% की थी और सांख्यिकीय में 20% की, मतलब इसमें गलती की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि उसके अंदर क्या था, पैराग्राफ छोटा था और एक एक लाइन में ही उसका होता, तो इस वजह से उसमें त्रुटि कम थी। और उसमें क्या पैराग्राफ है तो उसमें जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता, इस वजह से ज्यादा रहती है। अब इसमें कौन कौन सी शैली है, व्याख्यान भी हो सकती है, इसके अंदर काफी चीजें हो सकती है। इसकी इसी प्रकार से कई विशेषता है, अभी अपन और देख लेते हैं। 5 देखिए, उसी उद्देश्य प्राप्ति हेतु बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छी भाषा शैली है इसमें, जो बालकों को समझ में आए, विषय वस्तु में से मोस्ट चीज ही निकाली जाती है। और स्वगति के अनुसार अध्ययन है, क्योंकि उसमें भी स्वगति थी इसमें भी, लेकिन उसमें बच्चा जो सक्रिय अनुक्रिया कर रहा था वो रेखीय में ज्यादा थी और इसमें सक्रिय अनुक्रिया नहीं है। ठीक है, और विशेषताएं देखते हैं इसकी। आगे छठी विशेषताएं देखते हैं अभी। इसी प्रकार से
अपन ने 5 विशेषता दी है, छठी विशेषता यही है प्रणाली व्यक्तिगत भिन्नता दर्शाती है। मतलब प्रणाली में जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है तो उसमें ये पता लग जाता है कि प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो इस प्रक्रिया को बहुत जल्दी कर लेते हैं, और जो थोड़े कमजोर विद्यार्थी होते हैं उसमें बहुत टाइम लगाते हैं। जो पैराग्राफ समझना पढ़ना उसमें टाइम लगता है तो वो समझ में थोड़ा कम आए ना आए, और जो प्रतिभाशाली वाले होते हैं पहले से इंटेलिजेंट होते हैं वो जल्दी इसको कवर कर देते हैं। दूसरी विशेषता ये भी है कि व्यक्तिगत भिन्नता को बता देती है कौन बच्चा कितना टाइम में करता है, उसे समय सीमा का पता लग जाता है। और सातवां जो पॉइंट है, छात्रों को गलतियों का आवाज कराते हुए उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। मतलब इसमें छात्र गलती करते हैं तो उसमें क्योंकि सारे उत्तर जो होते हैं उसके पूरे कारण लिखे होते हैं, पॉइंट में ये इसलिए नहीं है इसलिए, तो वो उनकी गलतियों का भी पता लग जाता है और पता करते हुए वो धीरे धीरे करके आगे के क्वेश्चन को देख लेता है। और इसमें आठवां है वैकल्पिक व्यवस्था में त्रुटियां कम। जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं तो उनमें गलती की संभावना कम होती है, क्योंकि उनको ए वैस है अपन पढ़ते हैं ना, अपन वैकल्पिक प्रश्न में लिख देते हैं कि हाँ इनमें से कोई सा होगा, तो इसमें क्या त्रुटि नहीं होती, क्योंकि उसको बस राइट ही लगाना होता है, कुछ नहीं करना होता है और वो लिख देता है। और वैसे लिखने में होगा तो कहीं ना कहीं वो गलती करेगा, है ना। इसी प्रकार से नौवां है छात्रों में हीनता की भावना नहीं आती। जो इसमें बच्चा है कि स्वगति है, इसमें खुद बच्चा करता है, स्वयं गति से करता है, तो उसमें हीन भावना इसलिए नहीं आती क्योंकि वो अपनी समय के अनुसार कर सकता है। उसको ये नहीं करना है कि मतलब इसने जल्दी कर लिया नहीं कर लिया, तो वो अपने आप कर सकता है, उसका मन करता है उस टाइप से वो कर लेता है। 10वां है पृष्ठ पोषण तुरंत। जो ये साखी अभिक्रम है इसमें क्या होता है कि बालक को फीडबैक मिल जाता है तुरंत, सही उत्तर है तो पता लग जाएगा, गलत होगा तो उसको पता लग जाएगा, और उसकी व्याख्या दी हुई होती है पूरी के हाँ के इस प्रकार से समाधान दिए होते हैं, सारी चीज के अंदर दी हुई थी साखी में इस वजह से। और अगला की विशेषता है छात्र नियंत्रण। जो ये साखी अभिक्रम है वो छात्रों के द्वारा नियंत्रित होती है। तो अपन ने साखी की विशेषताएं देखी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है, कि इसमें अच्छाई क्या है क्या नहीं है। कि उसमें अच्छाई यही है कि व्यक्तिगत भिन्नता पता लग जाती है, छात्र नियंत्रित है, और उसमें बच्चों की रुचि का ध्यान रखा जाता है, और इससे नई नई चीज नई नई प्रोसेस से अगर बालक को पढ़ाया जाए तो उसमें रुचि अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है और वो अपनी रुचि दिखाता है। और मतलब उसमें यह है कि उसको किसी भी प्रकार की बाधा इसमें नहीं आती, क्योंकि जो पैराग्राफ है पढ़ेगा उसमें उत्तर ढूंढ लेगा और बच्चा लिख लेगा, और प्रश्न का आकार छोटा है इसमें, उसको सारी चीज क्लियर है। छात्र वो फ्रेम इस प्रकार के बनाए जाते हैं कि बालक इसमें आराम से प्रश्नों का उत्तर निकाल ले, और पीछे अगर गलत उत्तर भी है तो उसका व्याख्यान उसका समाधान सारी चीज उसमें होती है। इसी प्रकार से अपनी विशेषताएं हो गई, आपकी 11 विशेषताएं करवा दी है, देख लो। अब इसमें अपन देखेंगे इनकी सीमाएं कि मतलब इसकी दोष क्या है, इसमें मतलब वो है, तो अपन इसके दोष को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर अपन बिना दोष लिखे, दोष और सीमाएं अब अपन से लिखते हैं और उसको आपने ये नोट कर लिया होगा, 11 इसकी विशेषताएं हो गई। अब जो ये है साक्ष्य विक्रम, इसकी सीमाएं व दोष, अब क्या हो सकते हैं इसके दोष। अब समझते, एक तो ये है कि इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, तो उसमें बच्चा क्या करेगा, बिना पढ़े भी अंदाजे से कर देगा, कर देते हैं ना कई बच्चे के नहीं मन नहीं पढ़ते और उसको डायरेक्ट में लगा देते हैं, तो अंदाजे से कर देते हैं। तो एक दोस्त तो ये है कि इसमें अंदाजे से कर देते हैं, और एक क्या ये व्यवस्था है जो बहुत महंगी है और इसमें समय भी ज्यादा लगता है, समय खर्च ज्यादा होता है। इसी प्रकार से जो है, और इसमें क्या होता है, जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूर्ति नहीं हो पाती बालक की, और उसका जो कल्पना और बुद्धि का प्रयोग करना होता है बालक इसमें नहीं करता है, ठीक है। इसमें कई है, और विभाग नियंत्रण जो होता है उसमें वो नहीं करेगा कुछ भी, वो अपने नियंत्रित नहीं रह पाता। और इसमें चीज और है कि जो शिक्षक है, शिक्षक की जो वो है उपस्थिति नहीं होती, इस वजह से ही बालक नहीं करता, समाधान नहीं होता। तो जो साखीय जो अभिक्रम है इसमें कई दोष भी है, क्योंकि हर चीज के दोष कहीं ना कहीं होते हैं, क्यों बालक नहीं ध्यान दे कुछ नहीं करे तो ये दोष भी होते हैं। तो इसी प्रकार से हम दोष पूरे अब देख लेते हैं एक बार। अब जो इसकी जो सीमाएं दोष है वो यही है कि एक तो जो ये अभिक्रम है इसके अंदर जो बनाए जाते हैं पद या फ्रेम, तो इसमें क्या होता है कि जो पद या फ्रेम बनाए हैं तो उसमें बालक या शिक्षक द्वारा बनाए जाते हैं। तो एक तो इसमें क्या अनुभवी शिक्षक चाहिए जिसमें बहुत अनुभव हो, जो शॉर्ट जो पाठ्य विषय वस्तु है उसको शॉर्ट में निकाल सके, उसमें से कुछ अंश को निकाल सके, क्योंकि हर शिक्षक में योग्यता नहीं होती, क्या पता वो उपयोगी चीज ले पाए या ना ले पाए। तो एक चीज में सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें योग्य शिक्षक का होना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं होंगे विषय वस्तु, और इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि जो जब पूरा पाठ पढ़ते हैं तो पूरी चीज होती है, तो लेकिन इसमें कुछ आंसर लेते हैं तो पूरी विषय वस्तु समझ में नहीं आती, पूरी नहीं ले पाते, तो एक सबसे बड़ी कमी इसमें ये भी है। तो इसी प्रकार से जो अपन देख रहे हैं इसमें लिखित में, तो यही है कि अधिगम करता विषय वस्तु को समझे बगैर अनुभव के आधार पर उत्तर का अनुमान लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न है
अब बहुविकल्पी प्रश्न है तो बालक चाहे तो नहीं पढ़े, पैराग्राफ को नहीं पढ़े और डायरेक्ट उत्तर दे दे, प्रश्न को पढ़ के उत्तर दे दे कि हाँ उसको सही लग रहा है ये कर दिया और वो हो या ना हो। तो सबसे बड़ी गलती भी यही है कि बहुविकल्पी प्रश्न है पैराग्राफ में से ये बालक पढ़े तो सही, नहीं पढ़े तो सही, क्यों बालक की उष्मागति है इसमें, उसकी खुद की अनुक्रिया है, इस वजह से। दूसरा है सभी छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं। तो जो ये वो है सभी छात्रों के, जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं उनको कोई पढ़ाएगा समझाएगा जब भी सीखते हैं तो छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि बालक को सभी छात्रों के लिए उपयोगी, क्योंकि विधि कहते हैं ना ऐसी हो जो सभी के लिए उपयोगी हो, सारे बच्चे उसको पढ़ सके, सारे विद्यार्थी अध्ययन कर सके, सीखने वाले सीख सके। तो इस वजह से ये जो भी है सभी छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। तो कहते हैं विधि सभी के लिए उपयोगी होनी चाहिए और ये उपयोगी विधि नहीं है, क्योंकि ये उच्च कक्षाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए नहीं है, निम्न स्तर के बच्चों के लिए भी नहीं है। और अधिकतर इसमें ये भी है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी है, कमजोर बालक के लिए नहीं है। अगला है व्यवहार पर नियंत्रण संभव नहीं। तो इसमें जो बालक का व्यवहार है, मतलब इसमें एक चीज है बहुविकल्पी प्रश्न है तो बच्चा क्या चुनता है क्या नहीं चुनता, उसको पैराग्राफ पढ़ता है नहीं पढ़ता, तो इसमें बालक का खुद का व्यवहार है, वो चाहे तो इसमें जैसे चाहे वो उसको पढ़ सकता है, जैसे चाहे वो करेगा, पढ़े तो पढ़े नहीं तो नहीं पढ़े। तो इसलिए इसमें ये भी है कि जो बालक जो है तो वो अपनी अनुक्रिया उसका वो आवश्यकता पूर्ति कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, उसकी इच्छा हो तो पढ़ सकता है और नहीं पढ़ सकता है। तो इस वजह से इसकी एक कमी ये भी है कि ये उच्च कक्षाओं के लिए है, और जो व्यवहार है जो बालक को खुद का है इसमें वो चाहे तो नियंत्रण रख सकता है, नहीं चाहे तो नहीं रख सकता है। इसी प्रकार से जो अगला है चौथा, पृष्ठों की संख्या अधिक होने से महंगा। जो पृष्ठ है पैराग्राफ है, जरूरी नहीं एक का हो दो का हो, शिक्षक इसको दो तीन में से बना दे तो पेज भी खराब होते हैं, फिर उसके उत्तर विकल्प भी होते हैं, फिर उनका समस्या व्याख्यान भी होता है, सारी चीज होती है। तो ये जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं तो इसमें इसलिए ये महंगा भी है, क्योंकि उपयोग हो रहा है तो पैसा इसमें खर्च होगा, क्योंकि इसको, और इसमें कमी ये भी है कि इसको कंप्यूटर के माध्यम से इसको नहीं प्रदर्शित कर सकते, इसको पुस्तक के या पेज के प्रिंट के माध्यम से ही फ्रेम बनाए जाते हैं। अगला है पद लंबे और अधिक विषय वस्तु वाले। जो पद लंबे होते हैं तो बालक उसको पढ़ने में रुचि ले ना रहे, उसका मन करे ना करे कि बहुत सारा है, कि जो रेखीय अपन ने पढ़ा है तो रेखीय में क्या था, छोटे छोटे पद थे ना, एक लाइन दो लाइन के, एक लाइन के, तीन लाइन के, ज्यादा बड़े पद नहीं थे और प्रश्न उसकी लाइनों में से उठ रहे थे, तो और उठ रहे थे तो वो एक क्रिया से चल रहे थे, एक उससे चलता। पैराग्राफ है तो इसमें यह है पद लंबे और अधिक विषय वस्तु वाले, यानी उस पद में इसमें तो फ्रेम पूरा पैराग्राफ है, अपने पैराग्राफ जानते हैं कितने बड़े होते हैं पैराग्राफ, तो उस वजह से बालक के लंबे हो जाते हैं, अधिक समय लगता है और वो विषय वस्तु पूरी होती है ध्यान भी नहीं देते और उनका मन भी इसमें नहीं लगता है। तो इसमें ये भी सीमा है कि साख्य विक्रम में। छठा है उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी। तो ये उच्च कक्षाओं के लिए है, निम्न कक्षाओं के लिए नहीं है, ये पहले भी समझिए, जो बच्चे हैं बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो ये भी है साख्य विक्रम का, फिर बच्चे छोटे बच्चे इसको नहीं समझ सकते, सिर्फ बड़ी क्लास के बच्चे ही इसको समझ सकते हैं। सातवां है संपूर्ण विषय वस्तु समाहित करना कठिन, क्योंकि इसमें से अंश लिए होते हैं, शिक्षक के द्वारा अंश तैयार किए होते हैं, छोटी छोटी चीजें उसमें से मोस्ट निकाली जाती हैं, पूरा नहीं निकाला जाता है, तो पूरी विषय वस्तु समाहित नहीं कर सकते, इसमें कोई ना कोई ऐसी चीजें होती है जो उसमें छूट जाती है। तो इस वजह से ये जो साथी है तो इसमें विशेषता है, तो ये इसमें दोष भी है, तो दोष तो हर उसमें होते हैं, तो इसमें सारे दोष हैं, आप इसको नोट कर सकते हो कि साथी अभिक्रम में कौन कौन से दोष हैं। इसी प्रकार से अब अपन इसमें देखते हैं, क्या देखेंगे अपन इसके सिद्धांत। आज अपन इसको पूरे टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि साखी एक में आ जाएगा, रेखीय अपन कर चुके हैं, इसी प्रकार से साखी करेगा, अब इसका अपन देखेंगे सिद्धांत, आप इनको नोट कर लो। अब सिद्धांत देख लेते हैं अपन इसके, आज का टॉपिक अपन का पूरा क्लियर हो जाएगा एक ही इसमें। तो अपन ने विशेषताएं देख ली और इस अभिनव से देख लिया, किसने दिया वो देख लिया, कौन सी संत ने दिया ये देख लिया। इसी प्रकार से हम देखेंगे सिद्धांत। तो इसके सिद्धांत लिखने हैं, क्या है कि साखी अभिक्रम के सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो साखी अभिक्रम है इसके सिद्धांत है, वैसे अपन देखते हैं तो इसके दो सिद्धांत है, कौन कौन से, तो इसको इसके माध्यम से अपन ऐसे समझ लेते हैं, ये और ये दो, तो इसके दो सिद्धांत है, तो दो है मूलभूत सिद्धांत, इनके अंदर भी सिद्धांत है,
मतलब दो सिद्धांत है, सिद्धांत के अंदर भी और भी है, तो इनके कहते हैं ना अति मोस्ट इसमें से भी निकलते हैं, तो वो है। और दूसरा है व्यवहारिक सिद्धांत। तो दो सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांत। इसी प्रकार से हम अपन के आगे के सिद्धांत देखते हैं। इसी प्रकार से अपन के इसके सिद्धांत देखते हैं अपन साखी अभिक्रम के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत क्या है इसका, मूलभूत सिद्धांत, और दूसरा है व्यवहारिक सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत हैं, अपन इसकी विशेषताएं देख ली, सीमाएं देख ली, इसका अभिक्रम देख लिया, पूरा इसका डायग्राम देख लिया, सारी चीज समझ ली। अब सिद्धांत है। अब सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत कौन से होते हैं, जो मूल रूप से काम आए, जिनमें मोस्ट चीज हो। व्यवहारिक तो मालूम है, व्यवहारिक जीवन में काम आने वाले तो सारे हैं कि क्या काम आ सकता है। मूलभूत जो कंपलसरी होते हैं, जिनसे जो छोटी छोटी चीजों से बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार से निर्देशन, तो ये जो साखी अभिक्रम है, तो इसमें मूलभूत सिद्धांत में यही है कि निर्देशन कैसे होगा। तो इसमें क्या है, जो छात्रों द्वारा की गई गलतियों का निर्देशन प्रदान करना। जो छात्र गलती करते हैं तो उनको उन गलतियों को दूर करने के लिए निर्देश देना कि किस प्रकार से इनका निर्देशन प्रदान करें। तो इसमें निर्देशन किया जाता है छात्रों की गलतियों के लिए। इसी प्रकार से जो कमियों को दूर करना, अब कमियों को दूर कैसे करेंगे, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य निदान करना और उनका परीक्षण करना होता है। जो होता है ना, निदान करना, परीक्षण करना होता है। तो कैसे, तो निदान और परीक्षण करेंगे तो कमियां बच्चों की अपने आप दूर हो जाएगी, कोई समस्या होगी वो सुलझ जाएगी। तो निदान और परीक्षण के माध्यम से उनकी कमियों को दूर किया जाता है। और इसका तीसरा है बहुविकल्पीय रूप। जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय रूप में होते हैं, तो बालक को इसमें इतनी सुविधा होती है कि वो फट से अपना उत्तर देख सकता है, सही उत्तर का चुनाव वो कर लेता है। क्योंकि इसका दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, पढ़ा है ना, त्रुटि प्रश्न और गृह प्रश्न। तो जो त्रुटि प्रश्न है उसको वो देख सकता है कि मैंने कहाँ गलती करी, कहाँ नहीं करी, वो सारी चीजों सोच सकता है। तो बहुविकल्पी का मतलब ये, उसको एक ही उत्तर का चयन करना पड़ता है, उसको सारे उत्तरों का चयन नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक उत्तर का करना पड़ता है। चौथा है अधिगम उत्पादन पर बल। और जो ये साखी अभिक्रम है, इसमें बच्चे के सीखने पर बल दिया जाता है कि बच्चा इसमें अपनी अनुक्रिया के माध्यम से सीखे और अपने आप को वो सक्षम करे। तो ये सारी चीज मूलभूत सिद्धांत में आती है। तो इसमें अपन ने समझ लिया निर्देशन। तो निर्देशन किसका, छात्रों द्वारा की गई गलतियों द्वारा उनका निर्देशन प्राप्त करना। और निदान से प्रश्नों का उद्देश्य निदान करना होता है, नहीं कि परीक्षण करना, इस वजह से उनका निदान वो कर लेता है। और इसी प्रकार से इसमें निदान के बाद उपचार की व्यवस्था की गई है, तो इसमें छात्रों की कमियों को दूर किया जा सके। अगला मतलब यही था बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें यही है कि उत्तरों को बहुविकल्पीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु इनमें एक ही पद उत्तर सही होता है। और इसमें अधिगम उत्पादन पर बल दिया जाता है। इसी प्रकार से अपना है व्यवहारिक सिद्धांत। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें पहले प्रत्येक स्वरूप की व्याख्या की जाती है, उसके बाद छात्रों को समग्र रूप पढ़ना पड़ता है, फिर क्या करता है वो व्याख्या करता है, और फिर गृह प्रश्न पे जाता है, फिर प्रश्नों का चुनाव करता है, और प्रश्न का चुनाव करने के बाद वो सही प्रश्न का उत्तर देता है। तो व्याख्यात्मक में यही होता है कि अपन भी जानते हैं कि व्याख्या क्या होती है, जानते हैं ना व्याख्यात्मक क्या चीज होती है। व्याख्यात्मक में ये चीज होती है कि अगर आपको किसी चीज की व्याख्या करनी है, जैसे कि अपन ने पढ़ा है 6th क्लास में, इसमें आया था कि एक दो लाइन का एक को दे दिया व्याख्या, दोहा वगैरह दे दिया या श्लोक दे दिया संस्कृत में, तो जो व्याख्या करके बच्चा पहले शिक्षक समझा देते हैं, तो फिर उसमें व्याख्या, उसमें क्या कहते हैं, देखते हैं अपन, तो मैंने देख लिया, उसकी व्याख्या करेंगे, उसको समझेंगे, क्यों व्याख्या करेंगे तो समझ में वो जरूर आएगा, आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, उसका अपन अच्छे से जो प्रश्न है जो समझ रहे हैं उसमें से निकले हुए हैं, तो अपन उसको अच्छे से उनकी व्याख्या कर सकते हैं और सही उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। इसी प्रकार से है निदानात्मक। जो साखी अभिक्रम है अपना, तो ये निदानात्मक है। कैसे कि जो प्रश्न है, प्रश्न का अगर उत्तर गलत भी होगा तो बच्चा त्रुटि प्रश्न को देख के इसमें से समझ सकता है। और सब, क्योंकि जो पहले प्रश्न था वो गृह प्रश्न था, बच्चा उसमें पढ़ता है, और गलतियां हो जाती है तो त्रुटि प्रश्न देख सकता है कि मैं कहाँ गलती हूँ, कहाँ नहीं, मैंने क्या गलती करी, कहाँ गलती हुई, तो उसमें इस चीज का निदानात्मक वो भी हो जाता है। तो निदानात्मक हो गया। अब आ गया उपचारात्मक। अब उपचारात्मक क्या होता है, इसमें कार्य उपचार करना होता है। गलत अनुक्रिया से छात्र की कमजोरी का निदान होता है, और वह गलत अनुक्रिया के सामने अंकित पृष्ठ पर जाता है और उसे प्रत्येक के लिए उपचार दिया जाता है, जिससे वे प्रत्येक को सही रूप में बोधगम्य कर सके। जो उपचारात्मक अनुदेशन है, प्रत्येक गलत अनुक्रिया की अलग अलग प्रश्न दिए जाते हैं, तो उन्हें त्रुटि प्रश्न कहते हैं। तो इस फ्रेम के माध्यम से उपचारात्मक पद कहते हैं, मतलब त्रुटि प्रश्न है उस पर बच्चे का क्या हो जाता है, उपचार हो जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है, और वो आगे के लिए गलती करने से बच जाता है। वो उसको देख लेता है कि मैंने यहाँ गलती की, फिर वो अपने आप ध्यान देने लग जाता है इसमें अपने में। तो इस वजह से व्याख्या पहले ध्यान से पढ़ेगा, फिर अपने प्रश्न को देखेगा, और अगर त्रुटि होती है त्रुटि प्रश्न पर जाके वो अपने जो भी प्रत्यय है, जो भी इसमें
ने पढ़ा है, जो पैराग्राफ है, उसके माध्यम से अपना उपचार कर लेता है या फिर अपनी गलतियों को वो सुधार लेता है। तो अपन के आज इतने सारे टॉपिक अपने पढ़ लिए, ये सारी चीज अपन ने देख ली, सिद्धांत देख लिए, विशेषताएं देख ली, सीमाएं देख ली, हम इसमें पूरी चीजों का अध्ययन कर चुके हैं। इसी प्रकार से अब हम क्या सिद्धांत आप नोट कर लो, कौन कौन से मूलभूत व्यवहारिक, अपन इस टॉपिक की सारी चीजों को छोटे छोटे उसमें भी अपन सभी चीजों का अध्ययन कर चुके हैं। तो अपन अभी रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या चीज का अध्ययन किया था। तो मैंने साख्य विक्रम की क्या क्या चीज पढ़ ली, साख्य विक्रम पूरा समझ लिया, किसने दिया था, क्राउडर ने, अपने नाम देखा था, कब दिया था, 54 में। और सब क्राउड रेटिंग वो भी देते हैं, 1954 में दिया, ये भी पढ़ लिया। विशेषताएं देख ली इसकी, ध्यान दोगे, बातें भी देखेंगे, मैंने ध्यान योग्य बातें, ठीक है। सीमाएं देख ली, दोष देख लिए, अपने सिद्धांत देख लिए। तो अपन इसके सारे टॉपिक्स अपन सारे इतने क्लियर कर चुके हैं, है ना। तो साख्य विक्रम समझ में आ गया होगा, मतलब जो रेखीय था वो छोटा था, साख्य जो पैराग्राफ के माध्यम से होता है, और ये सारी चीजों का हम अध्ययन कर चुके हैं। इसी के साथ में आज हमारा टॉपिक खत्म होता है, और अपन आगे इसके अब अपन को अपन रेखीय शाखीय में अंतर देखना है, तो अपन वो अंतर का अध्ययन बाद में करेंगे, लेकिन अपन रेखीय और शाखीय दोनों अभिक्रमों को अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं। जो अभिक्रमित अनुदेशन के जो टाइप्स थे, प्रकार थे, उनका अध्ययन अपने सिलेबस में जो चीज़ है उनका अपन अध्ययन कर चुके हैं। इसी के साथ में आज का ये आपकी ऑनलाइन क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।